हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन स्किल के ऊपर कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। तो आपको एक बार और मैं रिमाइंड करा दूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो पेडागोजी सब्जेक्ट है बीएड के अंदर, उनमें ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और कंपलसरी ये 5 माइक्रो स्किल हैं। उन 5 माइक्रो स्किल्स में से एक स्किल हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल है। फाइनल एग्जाम में कोई ना कोई एक माइक्रो टीचिंग जो स्किल है वो आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इस स्किल को कैसे आपने अटेम्प्ट करना, मैं लगातार आपको मेथड भी बताता चल रहा हूँ कि जैसे हमने सबसे पहले कंसेप्ट को लिखना है, उसके बाद हमने एक डेफिनेशंस भी की थी और उसके बाद अब कंपोनेंट की बात करेंगे। इसी सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो या ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए शुरू कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। तो जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल्स की, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। एक तरफ वो बातें हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाना है, दूसरी तरफ वो बातें हैं जिनसे हमें बचना है। तो मैंने यहाँ पर डू यानी कि हमने ये एक्टिविटी करनी है, और डू नॉट इनसे हमने बचना है। ओके, तो पहली हमारी कौन सी रहेगी? डिजायरेबल बिहेवियर्स या वांछनीय व्यवहार। ये व्यवहार हमने करने पड़ेंगे। डू मीन्स करने पड़ेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर हमने इन चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। डू नॉट और इनसे हमने बचना है। चलिए देख लेते हैं डिजायरेबल बिहेवियर कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजिंग बिगिनिंग स्टेटमेंट। जब भी हम अपने एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं तो कुछ उसकी शुरुआत हमने कैसे करनी है, किन शब्दों से करनी है, वो हमारी बिगिनिंग स्टेटमेंट रहेगी। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो जब हम शुरुआत करते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी एक्सप्लेनेशन की, तो चलिए बच्चों आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हमारे जो एक्सप्लेनेशन स्किल है उसकी बिगिनिंग स्टेटमेंट है। ओके, तो इस हिसाब से आप अपनी पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से इसको समझ सकते हो कि बिगिनिंग स्टेटमेंट क्या होती है। बिगिनिंग स्टेटमेंट ही हमारी एक्सप्लेनेशन में जान डालती है और बच्चों में क्या है, एक प्रकार से तत्परता और इंटरेस्ट पैदा करती है। यूजिंग ऑफ बिगिनिंग स्टेटमेंट क्या होती है? वाक्य जो हम करने जा रहे हैं या एक्सप्लेनेशन जो हम देने जा रहे हैं उससे पहले कुछ प्रारंभिक कथनों का प्रयोग एक टीचर करता है। क्यों करता है? ताकि वो बच्चों के अंदर तत्परता पैदा कर सके और साथ के साथ बच्चों के अंदर रुचि भी पैदा कर सके। बच्चे एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये होता हमारा यूजिंग बिगिनिंग स्टेटमेंट। आगे चलते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होती है? किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना। वैसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारी वाक्य का एक्सप्लेनेशन का भाग नहीं है, लेकिन जब हम अपनी एक्सप्लेनेशन का एंड करते हैं तो कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम देकर चलते हैं कि जितनी भी बातें हमने एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर प्रयोग की, तो निष्कर्ष के रूप में या कुछ शब्दों के माध्यम से हम उस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बच्चों को उस एक्सप्लेनेशन का निचोड़ हम यहाँ पर देके चलते हैं। तो कंक्लूजन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, वाक्य का बिल्कुल निष्कर्ष निकाल कर चलते हैं, अंतिम शब्दों के रूप में हम इसको लेके चलते हैं। अगला देख लेते हैं यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। जी हाँ, हमारे लिए एक्सप्लेनेशन स्किल का जब प्रयोग करते हैं किसी कंटेंट की, किसी आइडिया की या फिर किसी भाव की जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। या फिर ये कहिए कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो बच्चों का मानसिक स्तर है या बच्चों की जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार होनी चाहिए। यदि हम लैंग्वेज है, भाषा है, वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो उनको एक्सप्लेनेशन समझ में आने वाली नहीं है और जो हमारी टीचिंग होगी उसमें एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा हो जाएगा जो हमारी टीचिंग को कभी भी सफल होने नहीं देगा। तो हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सिंपल मतलब उन बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर होनी चाहिए, बच्चों की रुचि के आधार पर होनी चाहिए। ओवरऑल ये कहिए कि हमारी लैंग्वेज ऐसी हो कि बच्चों को सही वे में समझ में आए। आगे बात कर लेते हैं यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स जो वर्ड है इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करना। तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं अपने कंटेंट को, तो हम कुछ लिंक्स या सेतु जिसको हम कहते हैं उनको यूज करते हैं। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? कि हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके और हम अपने टीचिंग में एक कंटिन्यूटी लेकर आए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि लिंक्स कुछ शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि परिणाम स्वरूप, इसलिए,
परिणाम स्वरूप इसलिए, या फिर ये कहिए क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे यहाँ पर जो लिंक्स वर्ड हैं वो हो सकते हैं, या फिर आप निष्कर्ष रूप में जबकि, यानी कि ये एक प्रकार से लिंक्स कथन है, यानी कि ये ऐसे कथन हैं जो एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन पे जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है, जो हमारी कथन होते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनमें अंतर संबंध स्थापित करते हैं। जो आपस में कथनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करें वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं। एक प्रकार से सेतु होते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, कथन को जोड़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर, एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास कुछ लिंक्स स्टेटमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी एक्सप्लेनेशन में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो लिंक्स जो शब्द हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज इन वॉइस, यानी कि स्वर में परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार हमें अपने स्वर में भी परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जो अध्यापक होता है अपनी संवेदनाओं तथा भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं अपनी वॉइस को टाइम टू टाइम क्या है, चेंज करता रहता है। ओके, वॉइस अगर हम अपनी वॉइस में चेंज लेके आते हैं तो क्या होगा, बच्चे लगातार अपना इंटरेस्ट क्लास में बनाएंगे, तो हमारी जो टीचिंग है वो रुचिकर बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को हमने ध्यान में रखकर चलना है। और आपको बता दूं, तो इसलिए हम मान सकते हैं चेंज इन वॉइस, जो स्वर में परिवर्तन हमारी टीचिंग के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। मान के चलो, अगर एक टीचर एक ही स्वर में एक ही साउंड में लगातार पूरे कंटेंट को एक्सप्लेन कर देता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हमें अपनी वॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, इसमें लगातार चेंज करने पड़ेंगे, कुछ शब्दों पर हमने ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा, है ना। तो स्वर में परिवर्तन क्या है, हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल को और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। आगे देख लेते हैं यूज ऑफ जेस्चर्स, जिसको हाव भाव का प्रयोग हम कह सकते हैं। हम अपनी टीचिंग के दौरान क्या करते हैं, लगातार अपने फेस के जो एक्सप्रेशन है उसको अकॉर्डिंग टू कंटेंट चेंज करते रहते हैं। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज लगातार प्रयोग करते रहते हैं। अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने हाव भाव को प्रयोग ना करें तो हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। हम अपनी एक्सप्लेनेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या है, लगातार हम अपने हाव भाव को क्या है, व्यक्त करते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ विजुअल टेक्निक। हम अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर विजुअल टेक्निक का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, बच्चे को हर बात, हर कंटेंट, हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, तो हम विजुअल टेक्निक प्रयोग कर चलते हैं। अब विजुअल टेक्निक्स क्या हो सकते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर, अगर हमें जहाँ लगे बच्चों को कुछ पिक्चर्स दिखाने की जरूरत है तो वो दिखाते हैं, कुछ मॉडल चार्ट दिखाने की जरूरत है वो दिखाकर हम चलते हैं। ओके, ये बच्चों को कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने की जरूरत है तो वो हम दिखाकर चलते हैं। तो यूज ऑफ विजुअल टेक्निक हमारी क्या है, एक्सप्लेनेशन स्किल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है या इफेक्टिव बना देती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निकल वर्ड्स डिफाइंड। हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर, हमारे कंटेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनको क्या है हमारे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगर टेक्निकल वर्ड बच्चों को समझ में नहीं आएंगे तो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको, और जो हम लिंक वर्ड होते हैं उनके आधार पर अंतर संबंधी स्थापित करके उन टेक्निकल वर्ड को हम अच्छे से और डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये कहिए जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उसको हम गहराई से बच्चों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की वांछनीय व्यवहार, जो हमारा डिजायरेबल बिहेवियर होता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ हमारे जितने भी हमने यहाँ पर बातें पढ़ी, जितने भी कंपोनेंट हमने यहाँ पर पढ़े, हमने इनको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब इनको हमने अपने एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यूज करके चलना है। बात कर लेते हैं अवांछनीय व्यवहार, अनडिजायरेबल बिहेवियर, डू नॉट, इनको हमने नहीं करना है, इनसे हमने बचना है। अगर हम इनसे बचते हैं तो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक सही होगी, इफेक्टिव होगी और इंटरेस्टिंग होगी। देख लेते हैं यूज ऑफ अननेसेसरी स्टेटमेंट। कुछ कथन ऐसे होते हैं जिनका हमारे संप्रदाय से, कंसेप्ट से या टॉपिक से कोई संबंध नहीं होता, तो हमने कोशिश करनी है कि हम उनसे बचें। जो अननेसेसरी स्टेटमेंट होती है, जो निरर्थक कथन होते हैं, उनके प्रयोग से हमने बचना है।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम बच्चों को बैंक्स के बारे में बता रहे हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक के बारे में बता रहे हैं, या फिर एमएनसीज कंपनीज के बारे में बता रहे हैं, या फिर ये मानिए कि हम और कुछ इकोनॉमिकली टर्म बच्चों को करा रहे हैं, और उसमें अगर हम बच्चों के सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो उसका क्या हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो जो अननेसेसरी स्टेटमेंट है इससे हमने बचना है ना। इस तरह के कथनों का प्रयोग हमने नहीं करना। दूसरा, लैक ऑफ इन्फ्लुएंसी, प्रभाविकता की कमी। जो हमारी फ्लुएंसी होती है, प्रभाविकता होती है, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी फ्लुएंसी हमारी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल सही होनी चाहिए। कमी तो हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारी भाषा के अंदर जब हम बच्चों को कंटेंट करा रहे होते हैं तो हमारी लैंग्वेज में क्या है, फ्लुएंसी देखने को मिलनी चाहिए, या इन्फ्लुएंसी देखने को, प्रभाविकता देखने को मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इन्फ्लुएंसी में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो अधूरे वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, या पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, या ज़्यादा स्पीडली नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, यानी कि कोशिश करनी है कि हमारी प्रभाविकता अच्छी हो, यानी कि प्रभाविकता में कोई किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्टेटमेंट, कथनों में निरंतरता की कमी। जो हम स्टेटमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिन कथनों के माध्यम से हम बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बच्चों को चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें हमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी नज़र आनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी मतलब वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कथन का दूसरे कथन के साथ कोई संबंध ना हो, उनमें अंतर संबंध देखने को मिलना चाहिए कथनों में, है ना। तो तभी हम वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नज़र आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कॉन्टिन्यूटी ना हो, उनमें आपस में कथनों में, स्टेटमेंट में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज ऑफ अनसुटेबल टर्मिनोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, अनुपयुक्त शब्दावली का प्रयोग। हमने अपने टीचिंग के अंदर क्या है, जो अनुपयुक्त शब्दावली है उनके प्रयोग से बचना पड़ेगा। अनुपयुक्त शब्दावली कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं जो हमारे टीचिंग को गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। तो हमने यह अनुपयुक्त शब्दावली है उनसे बचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लगातार वो सारे के सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लगातार मेरे इस चैनल से जुड़े रहना। तो मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जो टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे, उन्हीं को लेकर चलेंगे। फिलहाल तो हमारा टारगेट ये है कि बीएड के क्या है, एग्जाम अब होने वाले हैं जून जुलाई में। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें और एक सही डायरेक्शन में हम बच्चों को लेकर जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य